Yes, broadcast is live. Welcome, Bagaji. Welcome. Thank you. Actually, to all our viewers right now, I'll just give a small thing that मतलब मैंने और मेरे friends ने सोच के पता नहीं because we are calling Bagaji, so we thought we'll definitely talk about him. So I just want to tell out certain things. Karma Yogi, the go-to person, the true Sevak, Sant Sipahi, one person in many different names. All these hint at one thing, that is service to nation and service to people. We all know Bagaji is someone who helps people in with whatever they need. मतलब blood group से लेके any essential items which is of importance he's always there. और ये काम है ना इनका लॉकडाउन के पहले से ही चलता आ रहा है. इट इज नॉट कि लॉकडाउन के टाइम पे चल रहा है. नेपाल का अर्थक्वेक ले लीजिए या पाकिस्तानी जो रेफ्यूजी हिंदूज हैं उनके लिए काम करना हो तो तजिंदर बग्गाजी इज ऑलवेज देयर लाइक अ पिलर for them. Today we have invited him at India Pe Charcha to explore this side of his personality. और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज है that keeps making him go for it, you know? क्या ऐसी चीज है जो सेवा भाव में इतने तत्पर रहते हैं. वेलकम बग्गा जी. थैंक यू सो मच. सो व्हाट इज योर सीक्रेट बग्गा जी? मतलब आपके अंदर इतना पैशन इतना कूट के कैसे भरा हुआ है? व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू? आप मतलब कैसे सेवा भावी इतने कैसे बन गए? व्हाट इज द थॉट? या फिर आई अंडरस्टैंड ये होता नहीं है बट कुछ तो होगा जो आपको एकदम आगे बढ़ने के बार करने का मन करता है. थकते ही नहीं हो आप? मतलब नहीं थकते तो ऐसे देखो, जो हमारे लीडर है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारी इंस्पिरेशन है, पूरे देश की इंस्पिरेशन है, वो भी नहीं थकते हैं. और जब वो इस एज के अंदर पूरे देश की इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, जब वो 20 घंटे 21 घंटे जाग के देश के लिए इस तरीके से मेहनत करते हैं, चाहे वो विदेश जाए. आपने देखा होगा कि अगर वो फ्लाइट के अंदर भी होते हैं तो वो ऑफिस का काम निपटा रहे होते हैं. कई न्यूज के अंदर आया वो फाइल चेक कर रहे होते हैं. तो जिस नेता को हम अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, जब हमारी प्रेरणादायक जो व्यक्ति है जो इस उम्र के अंदर जो नहीं थकते हैं, तो हम कैसे थक सकते हैं? राइट, वेरी नाइस. और आप इतना अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो भी एसेंशियल आइटम्स है, फूड है या कुछ भी है दुनिया, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में पहुंचाने के लिए, या ब्लड ग्रुप की भी सप्लाई है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? व्हाट आर यू डूइंग और कैसे सब हो रहा है? तो देखो, ऐसा जब लॉकडाउन हुआ तो पहले दूसरे दिन कुछ 2-4 रिक्वेस्ट आई कि ऐसा है कि राशन नहीं है, कुछ ना कुछ थी. तो हमने अपने किसी न किसी कार्यकर्ता को कैसे उसके बाद पहुंचा दिया. लेकिन इसके बाद मुझे नहीं आइडिया था कि ये रिक्वेस्ट जो 2-4 से चालू हुई थी वो 2-400 बच जाएगी, और दिन में 200-400 रिक्वेस्ट कर दी. और शुरुआत में जो ऐसा हुआ कि मतलब फर्स्ट वीक सबसे ज्यादा हेक्टिक था, क्योंकि धीरे धीरे सबके घर राशन पहुंचना चालू हो गया, खाना पहुंचना चालू हो गया, और बहुत से संगठन, अनेकों संगठन इस काम में सेवा में लग गए. मतलब सैकड़ों नहीं हजारों संगठन हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जो दिन भर सेवा के अंदर लगे हुए हैं. तो शुरुआत में एक हफ्ते में दिक्कत ऐसी हुई कि 2-3 घंटे ही सोना हुआ, एक हफ्ता तक, पहले एक हफ्ते तक. तो इतनी रिक्वेस्ट आती थी 300-400, और ऐसा भी गाली भी बहुत पड़ती थी कि जैसे अब ऐसा है कि दिन में 200 रिक्वेस्ट आ रही है. अब मेरे को तो लोगों को दिख रहा है ट्विटर वाली, उसके अलावा जो SMS के ऊपर आ रही है, जो व्हाट्सएप के ऊपर आ रही है, जो कॉल के ऊपर आ रही है, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स से आ रही है, तो उनको भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको भी कहीं कहीं करवाना पड़ता है. तो वो सारी रिक्वेस्ट लाके लगभग 300-400 रिक्वेस्ट आती है. बट अब कितने लोगों को रिप्लाई दे पाओगे? तो मैं 150-200 को, मुझे लगता है मैं रिप्लाई करते तो एक 5-7 मिनट को रिप्लाई कर रहा हूँ, तो 150-200 को रिप्लाई करके. बट होता ये है कि जिसको रिप्लाई नहीं देता उसको लगता है अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं लिख देता है, अरे हमने तो बग्गा जी से मदद मांगी थी, हमारी तो मदद नहीं की. तो हमारी कोई मदद नहीं मिली, हमने तो 2 दिन से बोला हुआ था. वो ऐसा होता है कि इतनी ट्वीट्स आती है, इतनी रिक्वेस्ट आती है, कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें. अच्छा, अगर आधा घंटा मैंने ट्विटर नहीं देखा
तो 20-50 वो इतने कम से कम 500-700 नोटिफिकेशन आ गए। अब उसमें से मैं सारे तो देख नहीं पाऊंगा, तो सही कहा। वो मिस कर जाते हैं और लोगों से गाली पड़ती है फिर, अच्छा हमने मदद मांगी थी, हमारी ट्वीट नहीं देखी, हमें नहीं मदद की। तो मतलब कोशिश आपका तो करते हैं सारा जितना ज्यादा कर पाओ, लेकिन या अकेले मतलब इंडिविजुअल तौर पे आप जब रिप्लाई करना है तो जितना पॉसिबल हो मैक्सिमम मैं कर पाता हूँ। या मुझे अभी भी याद है, मैंने आपसे एक मैसेज भेजा था और आपने झट से रिप्लाई कर दिया था, मुझे कहा था ये हो चुका है, आप चिंता मत करें। आई जी रिमेम्बर दैट। मतलब फिर आप तो सिर्फ आधे से ज्यादा टाइम तो आपका नोटिफिकेशंस पे ही जाता है, अलग से कोई ट्वीट वगैरह कुछ होती भी नहीं है। तो ये कहाँ-कहाँ से आप लेते हैं सारे एसेंशियल आइटम्स वगैरह जो भी? ये क्या सिर्फ डीएमसी के थ्रू हो रहा है या फिर आईएचवी ही है, और भी होंगी कुछ ना कुछ? आपकी आवाज अचानक कम हो गई यानी। कैन एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ ऑडियो एक्चुअली आपकी कम हो गई अचानक आनी। हाँ, वो आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज लाइक दिस। कैन यू हियर मी नाउ? यस। यस। तो मैं एक्चुअली उसी के बारे में पूछ रही थी कि आपको ये सारा सामान कहाँ से मिल जाता है? जो नहीं आपको सवाल नहीं, ऐसा देखो, ऐसा है कि मैं 18 ईयर से जैसे बीजेपी के साथ हूँ, संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा हुआ कि ना शुरुआत में तो हमने ऐसा किया कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो देश भर में, जिनके साथ हमारा 18 साल से रिलेशन है, उनके साथ हमने कॉन्टेक्ट करना चालू किया। और मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल समवन इज कॉलिंग फ्रॉम तमिलनाडु कि भैया यहाँ पे नहीं है, तो हम तमिलनाडु की जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता हमारा नोन होता था उससे कॉन्टेक्ट करके उसको राशन पहुंचाता। फिर जैसे सूरत में है तो सूरत में हमारे सीआर पाटिल जी चला रहे हैं। तो मतलब जहां जहां जो जो कार्यकर्ता है उसको हम कॉन्टेक्ट करते कि जो भी वहां पे सेवा का काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये कर दो, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि हमारे दिमाग में नहीं आती है, कई बार रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा आ जाती। फॉर एग्जाम्पल एक ही एरिया में 500 लोगों को खाना खिलाना है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हम किसी कार्यकर्ता को कह भी नहीं सकते थे कि 500 कार्यकर्ता को खाना खिला दो। फिर इसमें हमने ऑटो लिविंग और पतंजलि की हेल्प लेनी चालू की। जैसे एक ऑटो लिविंग का रोहिणी के अंदर किचन चल रहा था दिल्ली में, तो हम जैसे किसी का आता 50 लोगों को 100 लोगों को खाना चाहिए, तो गौरव भैया को हम कह देते थे, हरि जी को कह देते थे कि वहाँ 100 लोगों को खाना चाहिए, तो वो ऑटो लिविंग के कार्यकर्ता वॉलंटियर से चला जाता था। मुंबई के अंदर हमारा पतंजलि जो फीड से हमें बहुत हेल्प मिली, कम से कम मेरे कहने पे वो 1000 लोगों को अभी भी डेली खाना खिला रहे हैं, 1000 लोगों को हेल्प करा चुके हैं। वेरी तो नाइस। ऐसे जितने भी मतलब हम सामाजिक संगठन थे उनके साथ फिर हेल्प किया। एक क्या नाम है, लोन क्रूसेडर नाम से उनका हैंडल है, तो सुधीर सुधीर भाई। तो सुधीर भाई है, वो मेरे कहने पे मुंडका के अंदर 500 लोगों को खाना खाना खिला रहे हैं, रोज खाना खिलाते हैं 2 टाइम। तो एक स्लम है वहां पे, क्योंकि सारे लोग स्लम के अंदर है, कोई नहीं है, तो मैंने अब वो मुंडका बिल्कुल कोने पे बॉर्डर पे पड़ता था, सुधीर जी को फोन किया, उनका एक एनजीओ ह्यूमैनिटेरियन एड करके। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वहीं पे हमारी किचन है मुंडका के पास में, तो हम 500 लोगों को खाना जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता हम डेली खिलाएंगे। एक वीरेंद्र सेवा जी है गांधीनगर में, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की। तो मेरे कहने पे गांधीनगर जमुना पार्क कम से कम नहीं तो 500-700-800 लोगों को अभी तक हेल्प कर चुके हैं। एक मेरा छोटा भाई अभिमन्यु त्यागी, वो बिल्कुल मेरे साथ, जैसे मैं 22 घंटे जागता हूँ तो 23 घंटे जागता है, तो उसने बहुत मेरे साथ मेहनत करता है, जिसके कारण मैं सारी चीजें टाई अप करके सब कुछ कर पाता हूँ। ओके, सो नाइस। आई मीन सच एन इंस्पिरेशनल वर्क। माय गॉड, मैं मतलब ये हम लोगों की थिंकिंग कैपेसिटी के बाहर है। इनफैक्ट जब मैंने जब ट्वीट किया था, तो एक हमारे जी अच्छे मित्र हैं विजय द्विवेदी जी, तो उन्होंने मुझे मतलब तभी के तभी मैसेज किया कि वेरी नाइस, ऑसम। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ पूछना है बग्गा जी से? तो बोलते हैं बग्गा जी का ड्रीम वेकेशन कहाँ है? भाई वो कभी वेकेशन पे गए हैं या उनका ड्रीम वेकेशन कहाँ है? सो ही वाज नहीं, वो मैं लाइक बताऊंगा नहीं ना, आप सभी आ जाओगे। वो तो है, आप सबके फेवरेट तो हैं, मे बी बिकॉज आप इतने हाँ तो इसलिए मैं बता के नहीं जाऊंगा। ह्यूमरस। मुझे ये पूछना था, आपके आप इतने ह्यूमरस हैं, इतने ज्यादा ह्यूमर आ जाता है, मतलब किसी को अगर फटाक से जवाब भी देना रहता है ना, तो भी आप इतने अच्छे से बता देते हैं।
ये इसकी सीक्रेट क्या है? मतलब मैंने तो गुरुदेव के मुंह से भी सुना है कि आपने ये चीज एकदम धर्मा को ऊपर रखते हुए भी बात कही है और ह्यूमर में भी जवाब दिया है। इसकी सीक्रेट क्या नहीं है? देखो ऐसा ना, अगर हम किसी को, कोई हमें गाली दे रहा है हाँ जी। और हम उसको गाली में जवाब देते हो तो लोग भी आपको उसी तरीके से लेंगे। या बट आप अगर ह्यूमर के तरीके से उसको, मैंने तो बहुत सारे ट्वीट ऐसा आता है, लोग ट्वीट करते हैं तो जवाब करारा ही दिया जाता है, लेकिन इस तरीके से दिया जाता है कि कोई अपशब्द ना हो, और उसको इस तरीके से दिया जाए कि लोग उसको पसंद करें, सिर्फ राजनीतिक आपकी पार्टी वाले नहीं, कॉमन मैन जो है, आम आदमी उसको पसंद करे। और कई बार तो ऐसा होता है 80% केसेस में लोग ट्वीट डिलीट करके भाग जाते हैं। आई नो, किसी को आपने लिख दिया था क्यों अपने पापा जी का नाम इस तरह से ले रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। एंड इट वाज सो फनी। मतलब हम लोग सोचते थे ये कैसे हो गया। मतलब मैंने गुरुदेव की गुरुदेव से मैंने काफी कुछ चीजें नोटिस करती रहती हूँ, तो उन्होंने तो एकदम खुल के आपकी तारीफ करी है। आपकी जर्नी क्या रही है आर्ट ऑफ लिविंग में, और आप प्राउडली भी बताते हैं कि आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, मैं आरएसएस से हूँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ। आप एकदम प्राउडली बताते हैं। तो आपकी नहीं इनकी देखो ऐसा जर्नी है क्या? ना, गुरुदेव इज ए इंस्पिरेशन फॉर द नेशन। आज समाज में, क्योंकि देखो बहुत कम लोग हैं जो समाज के लिए इस तरीके से 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो गुरुदेव इज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने पूरी अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी। ही डोंट डू, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। तो आरएसएस है, आर्ट ऑफ लिविंग है, ऐसे संगठन है जिनके कारण आज मैं बताता हूँ कि आप ये लगा लो, जहाँ खाना नहीं पहुंचता आदिवासी एरियो में, जहाँ पढ़ाई जहाँ सरकार नहीं पहुंची वहां, लेकिन आरएसएस और आर्ट ऑफ लिविंग वहां पहुंचा हुआ है। तो सिर्फ अर्बन लोगों का नहीं, जो हमें दिख रहे हैं, जहाँ मीडिया है, वहां पर भी आरएसएस और आर्ट ऑफ लिविंग ने वो काम किया है, जो मुझे लगता है कि, मैं कह रहा हूँ यही आरएसएस या चलो आर्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करते हैं, यही आर्ट ऑफ लिविंग अगर कोई मिशनरी, कोई क्रिश्चियन मिशनरी कर रही होती, कोई विदेशी संगठन कर रहा होता, तो मुझे लगता है कि अभी तक गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार और बहुत सारी चीजें दे दी होती। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक, हमारे लोगों के खिलाफ जो भी लगा लो कि इस तरीके से ये हिंदू सेंट है, तो इसलिए वो कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि वी शुड से प्राउडली, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए दे दिया और अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी पैसा आता है, इतने स्कूल आर्ट ऑफ लिविंग के चल रहे हैं जो फ्री पढ़ाए जाते हैं, जितने कोर्सेज से भी पैसा आता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य के अंदर लगता है। आज समझ लो जो भी पैसा है, फॉर एग्जाम्पल आर्ट ऑफ लिविंग के जो फंड्स में आज सारा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे अगर 1000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा, तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ऐसे पूरे देश में कितने लंगर चल रहे हैं जी। और आपने मेरी बात की, क्योंकि मैंने भी एक बार ध्यान नेपाल के अंदर जब आया था, तो वो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू सामान भेजा था, क्योंकि एक ना ट्रस्ट वाली बात होती है, क्योंकि हम हर समय जब हम किसी भी ऐसी आपदा में सामान देते हो, तो एक होता है ये कैसे ट्रस्टवर्दी संगठन हो कि जहां अगर हम सामान दे या कुछ दे तो भाई कार्यकर्ता को पहुंचे, वहां जो जरूरतमंद है उसको पहुंचे। तो व्हाई वी शुड नॉट से प्राउडली। राइट। और आप ये प्रेशर कैसे हैंडल कर लेते हैं? मतलब लॉकडाउन के पहले भी आपने कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो छोड़ी नहीं होगी, जो आपने मैनेज नहीं किया। आप बिजनेस में हैंडल कर रहे हो, आप अपना हरिनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे आप खड़े हुए थे, आपने उधर की लड़कियों के लिए भी वो जो प्रॉमिस किया था वो ऐसा भी आप हैंडल कर रहे हो। आप मतलब मैं सोच भी नहीं पाती हूँ कि ट्विटर पे आपका रिप्लाई भी झट से आ जाता है, तो सोशल मीडिया भी हैंडल कर लेते हो। आपकी वजह से पता नहीं कितने सारे लोगों को आई सी दैट राहत भी मिलती है और एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी मिलता है। बट हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? व्हाट डू यू डू दैट यू कैन जस्ट मैनेज? बस तो आप तो हो जाता है कैसे, उसको कुछ नहीं है कि अगर आप सोच लो करना है तो हो जाता है, इसमें कुछ वो नहीं है। और देखो कोई भी अकेला नहीं है, दिस इज अ टीम वर्क। आज मैं ये इसलिए कर पा रहा हूँ कि देश भर में मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कर देते हैं, तो अगर इंडिविजुअल तौर पे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता, तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं। हाँ मैंने एक काम किया कि हाँ इन लोगों को मैंने कहा कि हम एक साथ बांधते हैं,
तो जब मैंने अच्छा कई बार ऐसा नहीं है कि बीजेपी का संगठन कहीं नहीं है, या कुलीन कहीं नहीं है, पतंजलि कहीं नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक केस आया कि इस एरिया में, छत्तीसगढ़ के इस एरिया में कोई ना कोई चाहिए, तो अचानक ध्यान नहीं आता यार इस जिले में कौन है अपना कार्यकर्ता, क्योंकि इतने जिले हैं, इतने गांव हैं, 7 लाख गांव है हिंदुस्तान में, जरूरी थोड़ी है हर 7 लाख के नाम आपको ध्यान होंगे कि यहाँ पर यार कौन आदमी है, तो नहीं रहता दिमाग में। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डे जब 3-4 दिन हमें ये इशू आया, मुझे कई बार ध्यान नहीं आता था इसीलिए मैं किससे हेल्प कराऊं, या फॉर एग्जांपल मैडम एक आदमी से, इंडिविजुअल आदमी से मैंने 10 बार ही हेल्प करा दी, तो उसने अपने आदमी से अपनी जेब से 10,000 20,000 लगा दिए, तो बार बार एक आदमी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं फिर ना, मैंने एक डेटा डाला, मैंने कहा यार आप जो भी लोग हैं ना, अच्छा मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम कैश देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि ना हम कोई कैश डोनेशन नहीं ले रहे, आप एक काम करो, आप हमें ना अपना ये डेटा, ये एक्सेल शीट भर के दे दो कि आप हेल्प करना चाहते हो, तो हमें आपके एरिया के 2, 3, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर अगर कोई बाई चांस रिक्वेस्ट आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको ट्वीट कर देंगे, आप उनकी हेल्प कर देना। तो बहुत कम से कम नहीं तो एक दिन के अंदर मेरे को 400 लोग उसमें ऐड हो गए, और उनमें से कम मैंने लगभग 50 से ज्यादा, सबसे तो नहीं बट 50 से ज्यादा लोगों से हेल्प ली, और उन्होंने एक 1-2 घंटे में, जिनको मैं आज से पहले जानता नहीं था, उन लोगों ने हेल्प की। दैट इज सो नाइस। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो किसी ने यहाँ पे, एक रंजन यादव जी, उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ और मैं बग्गा पाजी को ट्विटर पे बराबर टैग करके रिक्वेस्ट करता हूँ मदद के लिए, और हमारे बिहार वालों का राशन उपलब्ध हो जाता है बग्गा पाजी के द्वारा। मैं लगभग सैकड़ों ट्वीट किया हूँ उनको और वो हो जाता है। वाओ, so nice. I mean, this is actually real work on the ground level. Seriously. थैंक यू रंजन जी। एंड ये एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यू हैव बीन सेम सिंस बिगिनिंग और समथिंग हैज चेंज्ड यू? ऐसा कुछ है जिसने आपको चेंज किया है, या आप पहले से ही ऐसे हैं? मुझे तो लग रहा है पहले नहीं, देखो ऐसा है, जब मैं 4 साल का था, क्योंकि मैं फैमिली इज फ्रॉम द आरएसएस बैकग्राउंड, तो 4 साल का था तब से मैंने आरएसएस की शाखा में जाना चालू किया, तो एक वहीं से इंस्पिरेशन मिली कि देश के लिए कुछ करना है, और बाकी चीजें तो बात की है, क्योंकि 4 साल की उम्र से जब आरएसएस की शाखा जाना चालू किया, फादर आरएसएस से थे, तो एक वो माहौल घर के अंदर मिला, और उसी माहौल में बड़े हुए, तो एक देश के लिए कुछ करने की एक वो थी, उसी के साथ बढ़ते गए, और जब भी ऐसा कोई मौका आता तो यही एक जो आरएसएस के संघ की शाखा से एक प्रेरणा मिली कि देश के लिए कुछ करना है जब भी कोई मुसीबत आए। ओके ओके, दैट्स सो नाइस, दैट इज रियली नाइस। मुझे तो एक्चुअली आपके बारे में सुरेश अन्ना जी से पता चला था, and he was so gaga about it, and there's so many times that you know I met you first in 2013। हाँ, आश्रम में ही मिले थे हम। 14 आश्रम में मिले थे। ओ माय गॉड, आपको अच्छे से याद है। हम आश्रम में मिले थे, मुझे 14 आया था फिर मैं इसलिए कह रहा हूं 14 में इलेक्शंस, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए थे आटोलविंग की, क्योंकि जब इलेक्शन चल रहा था तो उस समय बहुत सारे आटोलविंग की पूरी टीम लगी हुई थी इलेक्शन में, 14 वाले इलेक्शन में, तो मेरे को बहुत सारे लोग पीछे पड़े थे कि आप वोटिंग आईडीज एंड वोटर्स के, बहुत सारे लोग पीछे पड़े थे, कोर्स करो, तो मैंने कहा था नहीं मैं क्या, अच्छा, बहुत सारे लोग पीछे पड़े थे कोर्स करने के लिए, फिर हाँ कोर्स करने के लिए, तो मैंने यही कहा था कि ना मैं मोदी जी का इलेक्शन हो जाए उसके बाद कोर्स करूंगा, मोदी जी के इलेक्शन में कुछ नहीं करूंगा। तो फिर मैं 14 में जब इलेक्शन हुआ तो मोदी जी की जो ओथ थी उसमें गुरुदेव दिल्ली आए थे, आपको ध्यान होगा जी। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब गुरुदेव दिल्ली आए थे तो वो प्रियंका बगाड़िया जी जो टीचर थी वो मुझे लेके गई थी गुरुदेव के पास, मतलब सेकंड टाइम, उससे पहले मैं ये सेकंड टाइम में गुरुदेव से मिलता, उससे पहले मैं 2011 में मिला था, मतलब वैसे कोई आटोलविंग में मैं नहीं था बट वैसे ही मिला था, गुरुदेव से मिल गया था। तो और वो भी कोई हमने कांड किया था, गुरुदेव ने हमें बुलाया था, वो कांड मैं बताऊंगा नहीं तो गुरुदेव बड़े खुश हुए थे उस कांड से और उन्होंने हमें बुलाया था मिलने के लिए। तो या तो फिर 14 में ऐसा हुआ कि हम गुरुदेव से ओथ के बाद मिले, तो गुरुदेव ने बोला फिर खुद कहा कि कोर्स करो, तो 26 मई को मोदी जी की ओथ हुई थी, 27 मई की ये बात है, 27 मई 2014। तो मैंने गुरुदेव को बोला गुरुदेव मैं ना कोर्स करूंगा तो आश्रम आके करूंगा, दिल्ली में नहीं करना, क्योंकि एक ये था कि ना मतलब एक माहौल एक अलग होता है वहां का आश्रम का। तो गुरुदेव अच्छा मेरे ये था कि अच्छा कर लेंगे, तो मैंने गुरुदेव को कह दिया ठीक है आश्रम आके करूंगा, तो मैंने गुरुदेव जी बोले ठीक है आ जाना, आना जब मन होगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा है, मैं 4 तारीख को पहुंच रहा हूँ आश्रम, 5 तारीख को पहुंच रहा हूँ, 4 को तो पहुंच जाओ। तो अब गुरुदेव ने कह दिया तो उसको तो टाल नहीं सकते थे, तो गुरुदेव ने कहा फिर हम 4 तारीख को, मैं और मेरी वॉलंटियर्स की टीम, पंकज जी, विकास जी, शिवम जी, निशांत जी, तो ये सारे लोगों के साथ हम अपनी टीम के साथ, जो मेरी एक खास टीम थी उनके साथ हम वहां पे गए और कोर्स किया। नाइस। और फिर आपने कोर्स किया। मैं देखती हूँ आपके फोटोग्राफ्स जो होते हैं गुरुजी के साथ, आई मीन हमें तो ऐसा लगता है वाह गुरुदेव इतने भी खुश होते हैं कि आपके गाल खींचेंगे, आपको ऐसे पकड़ेंगे। ओह माय गॉड, ही इज सो फॉन्ड ऑफ यू। सीरियसली, कोई स्टोरीज हैं आपकी? मैं शेयर नहीं करूंगा पर्सनल। बट मुझे एक चीज समझ में आ रही है, आई थिंक जो अच्छा मुझे मैं बता देता हूँ, एक स्टोरी बता देता हूँ, लेकिन नहीं बतानी नहीं चाहिए। बताइए नहीं मैं नहीं बता रहा। बताइए। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे जो यहाँ पे एक्चुअली गुरुदेव का नंबर जो सेव है गुरुजी के नाम से सेव है, और मेरे यहाँ पे गुरुजी, मेरे दोस्त है उसकी एक कंपनी है गुरुजी बाइसाइकिल्स करके। तो ऐसा हुआ कि मैं रात को 4-5 बजे आया घर पे, काम था, मैं वो पोस्टर लगवा रहा था और मैं 5 बजे घर पे आया। तो 7-8 बजे ना मुझे नींद के अंदर फोन आ रहा जिसपे गुरुजी गुरुजी लिखा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, उसका बाइसाइकिल वाले का फोन है, उठा लूंगा अभी उठ के। तो मैं 2-3 घंटे पहले सोया था, 3-4 मिस कॉल्स आई, मैं सोया रहा। फिर ऐसा है कि ना मैं साइलेंट करके सो गया, और भी मिस कॉल कम से कम इतनी सारी मिस कॉल आई। 12 बजे जब उठा तो मैंने वो नंबर पे कॉल किया, मैंने कहा यार ये तो गुरुदेव का नंबर लग रहा है। मैंने कहा, फिर मैंने कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने एक अननोन नंबर पे फोन किया तो गुरुदेव के स्टेटस देख रहे, गुरुदेव आपको कॉल कर दिया, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने कहा मुझे लगा गुरुदेव बाइसाइकिल वाले का फोन था। फिर मैंने गुरुदेव मैंने कहा यार गलती हो गई, गुरुदेव फोन करे थे 2-3 बार, मैंने उठाया नहीं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फोन कर लूं? कह रहे नहीं यार तो फ्लाइट के अंदर है, आप ना 2 बजे फोन करना। फिर मैंने गुरुदेव को फोन किया 2 बजे, कह रहे क्या बात है पक्का आज का तुम हमारा फोन ही नहीं उठाते हैं। That is so sweet. Oh my God. Like, you know. तो गुरुदेव ने ऐसा बोला तजिंदर तुम हमारा फोन नहीं उठाते आजकल। मैं वही इवन आपका फिर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में भी आप इतने सक्रिय थे हमारे साथ, एकदम अच्छे से हमारे साथ, इतना हमारी इतनी मदद करी थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर रात को मैं, अनामिका, आप, विष्णु, सूर्या, हम पांचों नरूलास गए थे शायद। एंड वहां पर सीरियसली वी हैड सच अ गुड टाइम। सीपी नरूलास, सीपी नरूलास, अपोजिट काके का ढाबा। Oh wow, this so much of। एक चीज लेकिन मेरे को समझ में आ रही है बग्गा जी कि आपका जो फेवरेट वेकेशन शायद ना आश्रम है, क्योंकि जिस तरह से आप आश्रम के बारे में बता रहे थे तो वेकेशन डेस्टिनेशन शायद आपका आश्रम ही है। ये आश्रम ऐसा है कि ना जब भी मुझे लगता है ना कि अब नाउ इन नीड अ ब्रेक, बहुत सा ज्यादा काम का स्ट्रेस हो गया, तो ना एक पॉजिटिविटी आती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो जब भी मुझे एक होता है कि भाई अब हो गया, बहुत होगी पॉलिटिक्स, ब्रेक चाहिए, तो आई गो टू आश्रम। मतलब जब मन, तो फिर मैं 10 दिन 12 दिन के लिए वहां जाकर रहता हूँ। फिर मैं किसी से मिलना होता मिलता, नहीं मिलना होता नहीं मिलता। सो नाइस, सो नाइस। कोई मैसेज है आपका यूथ लोगों के लिए? एनीथिंग? देखो मुझे लगा कि ना ये जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक तरह से एक्सपेरिमेंट ये, क्योंकि ऐसा पता थोड़ी था कि एक ऐसा देश में माहौल आने वाला है कि हम इस तरीके से चालू करेंगे और इस तरीके से लोगों को हेल्प मिलेगी। तो एक चीज मैंने इससे सीखी कि इस देश में हर आदमी जिससे आप हेल्प, जैसे मैंने कहा कि मैंने 4 लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप इसमें फॉर्म भर दो और हम आपसे हेल्प मांगेंगे, तो 400 लोगों ने 24 घंटे में फॉर्म भर दिया। तो आप इस देश में हर आदमी, मतलब ये हिंदुस्तान, आप इफ यू विल कंपेयर विद अमेरिका, यू विल कंपेयर विद अदर नेशन जहां पे कोरोना वायरस है, लोगों को हेल्प करने के लिए ऐसे कोई नहीं आ रहे, वहां पे टॉयलेट पेपर के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। और हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई हम खाना बना के 50 लोगों को खिलाएंगे, आप मांगो तो सही। तो अगर कुछ ना कुछ हम इस तरीके से, मैं प्लान कर रहा हूँ कि आफ्टर द कोरोना द लॉकडाउन एंड्स, कि हाउ वी कैन डू दिस परमानेंट। अगर ये सारा देश अगर मतलब इस तरीके से इसको मैनेज किया जाए तो नो वन इन दिस कंट्री विल डाई द हंगर, कोई इस देश में भूख से नहीं मरेगा। तो हम इस तरीके से कुछ करना चाहिए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं बता दूंगा जब ये लॉकडाउन एंड होगा कि कुछ इस तरीके से करें कि जितने लोग जो मदद कर सकते हैं उनसे कुछ मदद ली जाए
और जो भी उनके आसपास है कैसे उनका खाना पहुंचाया जाए उसके मैं कुछ कर रहा हूँ काम। तो इस देश में कोई अगर सारे लोग हम इसी तरीके से काम करते तो इस देश में कोई धोखा कभी नहीं करेगा। मैं आपकी इस मिशन में जरूर ज्वाइन करना पसंद करूंगी। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मोस्ट वेलकम मिशन। और आपका एक्चुअली काफी लोगों ने इसमें लिखा है कि मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन इन कोविड-19 एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व। कोई ऐसा सिचुएशन आया था जो आपको एकदम ऐसा लगा कि आप कैसे करेंगे? नहीं, मोस्ट चैलेंजिंग तो नहीं था, बट एक तो था जिस इट वाज ए हार्ट ब्रेकिंग एंड आई स्टार्ट क्राइंग। मतलब एक दो इंसिडेंट्स ऐसे थे, जैसे एक तो था कि रात को 3 बजे मुझे एक किसी ने ट्वीट किया, ही वाज फ्रॉम यूएस एंड ही सेड कि मेरा एक दोस्त है, ही इज फ्रॉम अहमदाबाद, हस्बैंड एंड वाइफ है, और दोनों को कोरोना वायरस हो गया और उनका 5 साल का बच्चा है, उसको कोई संभालने के लिए नहीं है, ही इज अलोन एंड नो वन इज देयर टू मतलब टेक केयर। तो एक ये था कि यार मतलब माँ बाप के साथ ऐसा हो गया, 5 साल के बच्चे को तो कोई समझ नहीं है कि मतलब मेरे मम्मी पापा से क्यों नहीं मुझे मिलने दे रहे। तो फिर मैंने उसको फटाफट फोन नंबर लेके फोन किया, भाई सेट की यार कोई टेक केयर के लिए, उनके अंकल भी दूर है, वो भी कोशिश कर रहे हैं आने की, बट वो भी नहीं पता लॉकडाउन के कारण परमिशन मिलेगी। तो मैंने 3 बजे अपनी एक दोस्त थी अहमदाबाद में जो प्रिंसिपल थी कॉलेज में, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि अगर वो 15 दिन के लिए उस बच्चे को रख सकती है तो उसने हाँ ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो 15 दिन के लिए रखने को तैयार हूँ। तो मैंने उनसे बात की फिर मतलब एक, लेकिन ना इट वाज ए वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मतलब मैंने उनसे पूछा बच्चा क्या है, तो उन्होंने बोला वो किसी स्टाफ के साथ, हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ उसको कार के अंदर बंद करके रखा हुआ है। ओह माय गॉड, तो दैट्स सो। एक ये था कि मतलब उस बच्चे की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि उसके लिए वो तो नया आदमी है जो हॉस्पिटल का स्टाफ है। तो मतलब वो बच्चे के बारे में सोच के, और मम्मी पापा में से किसी को भी कुछ हो जाता, टुडे द गॉड ग्रेस दे बोथ आर मतलब नेगेटिव है, मतलब दोनों सेफ है। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर कुछ हो जाता उस समय थॉट ये था कि उस बच्चे के लिए भी क्या होता। तो इस तरह के जब इंसिडेंट्स आते हैं, अभी परसों 3-4 दिन पहले एक हेल्थ का केस आया जिनमें एक पूरी फैमिली को कोरोना आ गया, जिसमें 2 साल 4 साल का बच्चा है। तो ये है कि यार एक ऐसी मतलब बीमारी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, पता नहीं कब ठीक होगा दुनिया में, लेकिन बहुत क्रिटिकल टाइम है एंड वी कांट डू एनीथिंग, यार हेल्प। यस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ऑल्सो। मतलब मैं भी कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस से डील कर रही थी। तो मैं, आपने जैसे बताया कि इंडिया में एवरीबडी इज रेडी टू हेल्प ईच अदर, और हम लोगों की ऐसा लगता है कि नहीं ये टाइम है तो हमें और करना चाहिए। जैसे आई वाज स्टक इन बॉम्बे, तो मेरी पूरी बिल्डिंग वाले मुझसे आके पूछ रहे हैं आपको कुछ जरूरत तो नहीं है, आप हमसे बोल सकते हैं कभी भी। सो दैट इज रियली नाइस। और ये जो आपने सबको साथ में लेके चल रहे यही हो, मुझे लगता है, यही भारत की यही विशेषता है, जो हमारे भारत के संस्कार है, ये भारत के या संस्कार की एक विशेषता है। या जैसे मैंने तो मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ वी शुड कंपेयर विद द यूएस, एंड जो अपने आप को डेवलप्ड नेशन कहते हैं, आज टीवी के ऊपर देख रहे हो टॉयलेट पेपर के देख के एक दूसरे को लाते घूंसे मार रहे हैं, और आई हमारे नो। यहाँ लोग खाना बना के घर से दे रहे हैं। देखो लोगों को नहीं पता कितने दिन लॉकडाउन चलेगा, ये नहीं पता कि मेरे घर में ही 15 दिन बाद खाना बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हिंदुस्तान का व्यक्ति जिसको ये नहीं पता कि 15 दिन बाद खाना मेरे घर में बनेगा, दूसरे के घर खाना देने को तैयार है, ये हिंदुस्तान की दैट इज वेरी स्वीट, दैट इज ट्रू। ये तो बात है। जैसे ना हम आर्ट ऑफ लिविंग में जो पहले दिन बोलते हैं ना आई बिलोंग टू यू, ऐसी बातें करते, मतलब वी स्टार्ट विद द नोशन दैट हम साथ में चलते हैं, जो संगच्छत्वम जो हम बोलते हैं कि हम आओ साथ चलें। आई थिंक दैट इज व्हाट यू हैव एक्चुअली पर्सोनिफाइड इन द एंटायर वर्क दैट यू डू। आप जो कह रहे हो और इतने सिंपल तरीके में, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम है जो आप नहीं कर सकते हो। मतलब मैंने आज तक कभी कोई चैलेंज ऐसा देखा नहीं है कि ये आप कर नहीं पाए। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि नहीं, बगा जी हैं तो वो कर लेंगे ये काम। ऐसा कभी देखो ऐसा कुछ? है ना कि जब हम करने में लगते हैं तो एक पूरी टीम है, और जब आप किसी अपने लिए काम नहीं कर रहे, जब आप समाज के लिए काम कर रहे हो तो सारा समाज आपके साथ चलता है, तो जब समाज आपके साथ चलता है तो यू आर नॉट अलोन, तो या सब मिलके वो काम कर ही लेते हैं। एंड जब सारा देश इसमें एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो ऐसा कोई काम हो नहीं सकता जो आप आई डोंट नो, मैंने आपको अपोजिशन के तो मतलब आप एकदम छक्के ही छुड़ा देते हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपोजिशन की भी बहुत मदद करी है?
हाँ, इसमें अब बहुत सारे लोग हैं because we are in such a जिनकी रिक्वेस्ट condition कि we are हाँ जी walking together. मेरा ऐसा कहना था कि हम ऐसी सिचुएशन में आए हैं कि अब हम सब साथ में चल रहे हैं एक साथ. बिल्कुल डिफरेंसेस, तो वही मैं देखो पूछना क्योंकि चाहती ये देश की लड़ाई है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है। और अगर आज भी हम राजनीति की बात करेंगे, आज भी हम पार्टी की बात करेंगे, विचारधारा की बात करेंगे तो देश हार जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर देश को जिताना है तो एकजुट होकर ही जिताना होगा। और यहाँ कोई पॉलिटिकल वो नहीं होना चाहिए, जो भी मदद मांगे वो हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी होने के नाते उसकी मदद करना चाहिए। हूँ. अब टाइम दे पाते हैं फैमिली को? हाँ, साथ में चलते हैं। मतलब लॉकडाउन के पहले ज्यादा दे पाते थे शायद। लॉकडाउन के बाद थोड़ा लॉकडाउन के मैं बाद तो ज्यादा घर में बिजी हो गया लॉकडाउन में। घर लेकिन से अच्छा है कि पहले 1-2 दिन तो ऐसा था जब काम नहीं था तो लॉकडाउन बीतता ही नहीं था। अब तो ऐसा है कि पता ही नहीं लगता कि कब सुबह होती है, कब शाम होती है, रात होती है। तो अच्छा है उनका कि शायद ये नहीं हुआ तो शायद टाइमिंग में ठीक होता। या गुरुदेव भी यही बात बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हो चुका हूँ आजकल. मतलब वो सुबह से लेके शाम तक किसी ना किसी काम में ही रहते हैं. या तो मेडिटेशंस लेंगे या फिर लोगों से बात करते रहेंगे ऑनलाइन. एंड कितने सारे ये जो डेली वेज का जो उनको खाना प्रोवाइड करने का काम काज है, ओवरसी करना है, कितनी सारी चीजें हैं वो जो एक साथ करते हैं. तो अभी आप बोल रहे हो ना मैं ज्यादा बिजी हो गया हूँ, तो उनका भी सोच के भी मतलब मुझे वही याद आता है सडनली कि गुरुदेव के साथ मैं लिंक कर रही थी. एंड हम लोग भी मतलब अभी आजकल हम लोग भी ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन के वर्कशॉप्स ले रहे हैं, तो क्योंकि जैसा कोई भी जैसा अगर गुरु स्ट्रेस होगा शिष्य वैसे होंगे ना। सेम आप बिल्कुल वैसे. तो हम वही कर रहे थे कि ऑनलाइन और मेडिटेशन के वर्कशॉप्स ले रहे थे ताकि मन सबका शांत रहे इस वक्त. बहुत सारे लोग हाँ मैं देखता हूँ जैसे रिपब्लिक भी सुबह सुबह आता है और मैंने देखा गुरुदेव कुकिंग भी कर रहे थे। या या इट्स रियली नाइस. और कुछ है जो आप हम सबको बताना चाहते हैं? एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल फ्रॉम दिस चैनल टू एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम कि सब साथ में चलते हैं, बट इस वक्त के लिए आपको क्या कहना है? देखिए अभी हमें नहीं पता कि ये कितने टाइम लॉकडाउन चलेगा। और Yeah. अगर हर व्यक्ति ये जिम्मा ले ले अपनी गली का कि मैं अपनी गली का ध्यान रखूंगा, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ना अभी कोई भूखा सोएगा ना भविष्य में कोई भूखा सोएगा। हर आदमी सब ये जिम्मा ले ले सक्षम है, ये श्रम ले ले कि भाई मैं जहाँ अपने घर में 4 लोगों का खाना बना तो 5 लोगों का खाना बना दो, 2 लोगों का इस लॉकडाउन के दौरान एक्स्ट्रा बनाऊंगा। और ये ध्यान में रखूंगा कि मेरे मोहल्ले में मेरी गली में तो कोई भूखा नहीं रह गया। तो मुझे लगता है हर आदमी ये जिम्मेदारी ले ले तो ना अभी कोई भूखा सोएगा ना भविष्य में इस देश में। yes, that is true. वाओ, आपसे 30 मिनट्स का टाइम मांगा था. आई एम सॉरी, 34 मिनट्स हो गए हैं. बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, स्पेशली थैंक यू इतनी सो सारी मच। स्टोरीज पता चली हमको, पता आपके बारे में. और देयर इज सो मच ऑफ थैंक यू डिफरेंट साइड टू यू. मतलब इतना इनोसेंस भी है और काम करने की भी एकदम वो क्षमता है. सो थैंक यू सो मच बग्गा जी, आपने इतना अच्छे से हमको टाइम दिया, इतने खुल के इंटरव्यू में हमसे बात करी. मतलब मैंने हमेशा आपको ऐसे देखा था कोई बहुत ही चुपचाप सा इंसान है, एकदम सीरियस होंगे. और मैं हमेशा सोचती थी ये ऐसे जवाब कैसे दे देते हैं, इतने हंसी वाले जवाब कैसे दे देते हैं, इतने तो सीरियस हैं जब भी मैंने इनको देखा है. बट नाउ आई नो इट्स अ लिटिल डिफरेंट. सो थैंक यू सो मच. Thanks a lot. थैंक यू सो मच। It was really nice थैंक्स टू having यू you with us. Thank you so much. थैंक्स टू यू फॉर Yeah, इनवाइटिंग। thank ओके you. बाय टेक केयर। Bye.